नमस्कार दोस्तों, जनमत के इस नए संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। कल मैंने आपसे कश्मीर को लेकर के जो फिल्म आज के देश में चर्चित है उसके परिप्रेक्ष्य में इस बात का आग्रह किया था कि आप सब 1990 का जो घटना चक्र इस फिल्म के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है और जिसकी प्रामाणिकता को लेकर के तरह तरह की बातें कही जा रही हैं और एक राजनीतिक विवाद का मुद्दा भी ये बन गया है। अनेक नेताओं ने इसके पक्ष में अपनी बात रखी है, वहीं कुछ देश के वरिष्ठ राजनेता जो मूल रूप से गैर भाजपा दलों के हैं वो इस फिल्म की आलोचना ये कह के कर रहे हैं कि ये दो संप्रदायों के बीच में मनमुटाव पैदा करने का एक शरारतपूर्ण प्रयास है और इसके जरिए कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के जो घाव थे, जो भर चुके थे, वे दोबारा हरे हो रहे हैं। किंतु जैसा मैंने आपसे अनुरोध किया था, मैंने आज स्वयं इतिहास के कुछ पन्ने पलटने का प्रयास किया और उनसे जो जानकारी मिली उससे ऐसा लगता है कि कश्मीर की जिस समस्या को लेकर के आज हम मानसिक रूप से आंदोलित हैं और उन कश्मीरी हिंदुओं के, कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ घटा उसके बारे में जानकारी प्राप्त होने पर हमारी सबकी आंखें नम हो उठी हैं। एक सवाल देश में पूछा जा रहा है कि इतना बड़ा सच, इतना कड़वा सच आज तक हमसे क्यों छिपा करके रखा गया। इसे लेकर के पिछली सरकारों पर भी आक्षेप लग रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि कश्मीर के पंडित जो 1990 में वहां से अपना घर द्वार छोड़ करके अपने ही देश में शरणार्थी बनने के लिए बाध्य किए गए, उनको दोबारा घाटी में बसाने का क्या प्रयास हुआ और यदि हुआ तो वो सफल क्यों नहीं हुआ। कश्मीरी पंडितों की ओर से भी ये प्रश्न पूरे देश से पूछा जा रहा है कि आज जब ये फिल्म देख करके देश का हर नागरिक इस बात पर अफसोस व्यक्त कर रहा है कि हमारे उन कश्मीरी भाइयों के साथ जो कुछ उस समय हुआ वो मानवता को शर्मनाक करने वाला था और अनेक लोगों ने तो उसकी कल्पना हिटलर द्वारा यहूदियों का जो नरसंहार किया गया था, जेनोसाइड, उससे की जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन ने कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी हुआ उसे नरसंहार क्यों नहीं माना। कश्मीरी पंडितों का यह दर्द भी है कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो कश्मीर से भाग करके आए। उनका कहना ऐसा नहीं है, हम अपनी इच्छा से नहीं भागे थे, किंतु अपने प्राण और अपनी बहू बेटियों की मर्यादा की रक्षा के लिए हमने अपना घर बार, संपत्ति, सेब और अखरोट के बगीचे सब भरे मन से त्यागे और न जाने कितने कश्मीरी पंडितों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। किंतु ये बात बिल्कुल सही है कि फिल्म और उससे जुड़ी जितनी भी बातें आ रही हैं उसमें सारा घटनाचक्र 1990 या उसके 1-2 वर्ष के आसपास ही केंद्रित है। मैंने आज इस बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो उससे यह निकल कर के आया कि देश की आज़ादी के पहले ही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कश्मीर में महाराजा हरी सिंह के विरुद्ध एक जन आंदोलन इस आधार पर खड़ा किया
कि एक मुस्लिम बहुल रियासत का शासक हिंदू कैसे हो सकता है। आपको ये भी जानना चाहिए कि शेख अब्दुल्ला नाम के वे नेता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पैदाइश थे, वहाँ से पढ़े थे, और ये वह विश्वविद्यालय है जिसने देश के विभाजन को सैद्धांतिक रूप देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। शेख अब्दुल्ला ने जो संगठन उस जमाने में बनाया उसका नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, जो कालांतर में देश की आज़ादी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गया। और उस समय से भी शेख अब्दुल्ला का ये सपना था कि वो कश्मीर को एक आज़ाद मुल्क के रूप में हासिल करेंगे, किंतु जब उन्हें लगा कि महाराजा हरि सिंह ने इस रियासत का विलीनीकरण भारत संघ में कर दिया है, तब उन्होंने अपनी रणनीति बदली। भले ही उन्होंने एक राष्ट्रवादी चोला पहना और इस बात का दिखावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में न केवल मुस्लिम अभी तो हिंदू भी हैं, कश्मीरी पंडित भी हैं, डोगरे भी हैं, किंतु इतिहास इस बात का साक्षी है कि शेख अब्दुल्ला ने कभी भी भारत माता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। वो सोते जागते कश्मीर की स्वायत्तता के नाम पर उसकी आज़ादी की बात करते रहे, और जब कश्मीर के विलीनीकरण के साथ साथ धारा 370 के रूप में कश्मीर को एक विशेष हैसियत दी गई, अलग झंडा, और वहाँ के राज्यपाल जो होते थे उनको सदर रियासत कहा गया, वहाँ के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का संबोधन दिया गया, कश्मीर का संविधान अलग निकला हुआ बना, और केवल रक्षा विदेश नीति जैसे मामलों को छोड़ करके कश्मीर एक अत्यंत स्वायत्त राज्य के रूप में भारतीय संघ का हिस्सा था। किंतु 4-5-6 साल के अंदर ही शेख अब्दुल्ला को कश्मीर में स्थापित करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें खुल चुकी थी, और 60 का दशक शुरू होते होते 1-2 वर्ष के भीतर भीतर उन्हें भी ये लगने लगा था कि ये शेख अब्दुल्ला नाम का जो प्राणी है ये शेर की खाल में छुपा हुआ एक भेड़िया है। शेख अब्दुल्ला को अपदस्थ करके गिरफ्तार किया गया, लंबे समय तक ऊंटी में रहे। उसके बाद वहां कांग्रेस की सरकारें आती जाती रहीं लंबे समय तक। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला का एक समझौता हुआ, जिसके तहत शेख अब्दुल्ला रिहा किए गए, और फिर से कश्मीर में अब्दुल्ला खानदान का राज लौटा। और इसमें यह बात भी जोड़नी पड़ेगी कि न केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस और अब्दुल्ला ही शक्तिशाली हुए, अभी तो इंदिरा गांधी और उसके बाद राजीव गांधी, इन्होंने भी शेख अब्दुल्ला और उनके पुत्र डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को वहां राजनीतिक रूप से ताकतवर बनाए रखने में पूरी मदद की। शेख अब्दुल्ला के बारे में भी आपको ये जानना चाहिए कि वो डॉक्टरी की शिक्षा लेने के लिए इंग्लैंड गए थे। उनकी पत्नी भी विदेशी हैं, और लंबे समय तक वो भारत आने के पहले इंग्लैंड में रह करके और अन्य देशों में जाकर के एक जनमत संग्रह मोर्चे के नाम से प्लेबिसाइड फ्रंट के रूप में कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के तहत इस बात के लिए मतदान कराने का प्रचार करते रहे कि वहाँ की जनता से ये पूछा जाए कि वो भारत के साथ रहना चाहती है, पाकिस्तान के साथ रहना चाहती है, या आज़ाद रहना चाहती है।
बाद में शेख अब्दुल्ला के उत्तराधिकारी बनने के रूप में वे भारत लौटे और फिर उन्होंने भी वही नाटक खेलना शुरू किया जो उनके पिताश्री खेला करते थे। इस बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पहले कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने और देश की सभी पार्टियों ने कहीं ना कहीं अब्दुल्ला परिवार से राजनीतिक निकटता बनाई। फारूक के पुत्र उमर अब्दुल्ला जो बाद में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में विदेश राज्य मंत्री हुआ करते थे। इस निकटता के पीछे जो राष्ट्रीय पार्टियों का उद्देश्य समझ में आता था कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाद में उससे टूट के जो पीडीपी बनी मुफ्ती मोहम्मद सईद की, इनको यदि हम मुख्यधारा में अपने साथ रखे रहे तो शायद इनकी सोच में, इनके चरित्र में कुछ बदलाव आएगा। किंतु जिस तरह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, उसी तरह ना अब्दुल्ला बदले ना मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार बदला और धीरे धीरे कश्मीर में अलगाववाद के बीज बोए जाते रहे। जैसा कि मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था कि 1987 का चुनाव वह मोड़ था जिससे जम्मू कश्मीर को सीधे सीधे, कश्मीर घाटी को विशेष रूप से आतंकवादियों के हाथ में सौंप दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम सब जानते हैं। किंतु ये बात बिल्कुल सही है, विवेक रंजन अग्निहोत्री की जो फिल्म है उनके द्वारा निर्देशित की हुई, इसका कथानक मूल रूप से कश्मीरी पंडितों के कश्मीर छोड़ने को लेकर के है, उन परिस्थितियों को लेकर के है, उनके साथ घटी अमानवीय घटनाओं को लेकर के है। किंतु कश्मीर का इतिहास आज़ादी के पहले से ही अलगाववाद के चंगुल में फंस चुका था। पाकिस्तान बाद में बना, किंतु शेख अब्दुल्ला ने वहां अपनी बिसात बिछा दी थी और आज़ादी के बाद जब शेख अब्दुल्ला का शासन वहां आया तो उन्होंने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से पहले भूमि सुधार लागू करके जो जम्मू के डोगरे हुआ करते थे, राजपूत डोगरे, और जिनकी कश्मीर में ज़मींदारी थी, उसको ख़त्म की और वो सारी ज़मीनें मुस्लिम किसानों को दे दी गई और धीरे 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 कश्मीरी पंडितों को भी घेरना शुरू किया। और जब उन्हें लगा कि पूरी तरह से पाकिस्तान से भी उनको मदद मिलने लगी है, तो उसके बाद उन्होंने कश्मीरी पंडितों को पूरी तरह से घाटी से खदेड़ने की योजना बनाई। ये कहना भी बहुत बड़ा झूठ है कि इसमें घाटी के जो मुस्लिम बाशिंदे थे उन्होंने आतंकवादियों को साथ नहीं दिया। यह कहा जाता है और साधारण रूप से माना भी जा सकता है, उन्हें भी अपनी जान का भय था। किंतु ये परिस्थितियां 80 के दशक से शुरू हो चुकी थी, जिन्होंने 1990 आते आते चरमोत्कर्ष को छू दिया। मित्रों, आज एक बार मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि केवल एक फिल्म देख करके आप रोमांचित ना हो। इस फिल्म को आप एक चिंगारी के रूप में लीजिए, एक माचिस की तीली के रूप में लीजिए, जिसने हमारे मन में दबी हुई आग को प्रज्वलित किया है। इसे किसी पार्टी के प्रचार के रूप में भी मत लीजिए, इसे किसी धर्म विशेष के रूप में भी मत लीजिए, किंतु हमें कश्मीर के इतिहास और उसकी अनकही सच्चाइयों के बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि कश्मीर केवल भावनात्मक रूप से या भौगोलिक रूप से ही भारत माता का मुकुट नहीं है, अपितु वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय अखंडता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, जिसे चीन और पाकिस्तान दोनों ने घेर करके रखा हुआ है। वहाँ की जो
जनसंख्या है और उसका जो अनुपात है, संतुलन है, जिसको हम डेमोग्राफी कहते हैं, वो भारतीय हितों के विरुद्ध है। यदि वहाँ रहने वाले भारतीय समर्थक कुछ हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनकी गिनती करने की भी कोई अहमियत होगी। ऐसे में आज जब एक मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ है तो हमें ये देखना चाहिए कि हम देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता से जुड़े इस कश्मीर के मुद्दे को हम सब अपनी रुचि का विषय बनाएं। हमें से अगली पीढ़ी को इसकी जानकारी दें। इस संबंध में जितना साहित्य उपलब्ध है उसको पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आज कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है कि पिछले 32 सालों से किसी ने हमारी खोज खबर नहीं दी। हम वहां से आने के बाद शरणार्थी शिविरों में कैसे रहे और हमने अपने जीवन को किस तरह व्यतीत किया, हम किस तरह दोबारा खड़े हुए, शरणार्थी शिविरों में बदहाली में रहते हुए हमारे बच्चे किस तरह से बड़े हुए, पढ़े और उन्होंने आज अपने कौशल से, बुद्धि कौशल से, परिश्रम से एक बार फिर अपनी प्रतिष्ठा हासिल की। निश्चित रूप से हमें ये महसूस करना चाहिए कि हम अपने उन देशवासी भाइयों बहनों के गुनहगार हैं। यदि आज से कई वर्षों पूर्व या कहें कि 1990 के तत्काल बाद पूरा देश इन कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा का संज्ञान लेता तो मुझे लगता है कि अभी तक उनकी जो जिंदगी है वो पहले की तरह खुशनुमा हो गई होती। ये कहते हैं कि वक्त बहुत सारे घाव भर देता है, क्योंकि मित्रों कुछ घाव ऐसे होते हैं जो सदियों में भी नहीं भरे जाते। आज जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे विभाजन के समय, उनमें से बहुत से लोग आज भी जीवित हैं। आप कभी उनसे मिलेंगे और आज़ादी के 75 साल बाद भी यदि उनसे उस दौर का सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे तो उनकी आंखें तो डबडबाती ही हैं, हमारा दिल भी रोने लगता है। तो कश्मीर के जो पंडित हैं भाई बहन, उनका दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा तो महज 32 साल पुरानी है। और इस फिल्म के माध्यम से और इस चर्चा के माध्यम से हमें अपने सोच में इस बात को भी पैदा करना चाहिए, यदि देश के किसी भी हिस्से में हमारे देशवासियों को इस तरह की कोई तकलीफ उठानी पड़ती है तो पूरा देश उनके साथ इसी तरह से खड़ा होना चाहिए जैसा आज इस कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखने के बाद देश में एक भावना का ज्वार आया है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल मैं आपसे इसी विषय से संबंधित बंगाल के हालात पर चर्चा करूंगा और उसका थोड़ा सा मैं एक संकेत आपको देता हूं कि यदि हम नहीं समझे और सतर्क नहीं हुए तो बड़ी बात नहीं कि बंगाल में भी कश्मीर जैसे दर्दनाक हालात दोहराए जा सकते हैं। मित्रों, शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार।